नमस्कार बच्चों, मैं सविता देवी, सहायक अध्यापक, राजकीय इंटर कॉलेज नोएडा, गौतम बुद्ध नगर। बच्चों, हम आज के अध्याय में पढ़ेंगे बीती विभावरी जागरी, जिसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। आज की इस श्रृंखला में हम देखेंगे कि प्रकृति के कितने मनोहर रूप का वर्णन बीती विभावरी जाग में किया गया है। हिंदी के उपविषय काव्यांजलि के अंतर्गत यह शीर्षक बीती विभावरी जागरे के रचनाकार हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार जयशंकर प्रसाद ने लिखा है इसे, और उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह लहर से यह गीत अवतरित है। बच्चों, वैसे तो छायावाद जो है ऐसी समय सीमा से बंधा हुआ है, 1918 से 1936 की समय सीमा छायावाद की रही है, जो उस समय की बहुत बड़ी मांग थी स्वाधीनता चेतना की, जन जागरण की। एक तरफ जहां चंद्रशेखर आज़ाद जैसे स्वतंत्रता सेनानी भारत को आज़ाद कराने में अपने प्रयास कर रहे थे, अपने संघर्ष कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ छायावाद के प्रसिद्ध रचनाकार, छायावाद के प्रसिद्ध चार स्तंभ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा जी द्वारा जन जागरण को अपनी लेखनी के माध्यम से स्वाधीनता चेतना से जागृत करने का प्रयास किया जा रहा था। इसी के संदर्भ में बहुत सारे रचनाकारों ने छायावाद में जागरण गीत लिखा है, जैसे सुमित्रा नंदन पंत का जागो जीवन के प्रभात। तो बच्चों, उस समय की इतनी बड़ी मांग को पूर्ण करते हुए रचनाकारों ने प्रकृति के बड़े ही मनोहर, सौम्य और सुंदर चरित्र को प्रस्तुत किया है। छायावाद बच्चों वास्तव में प्रकृति के रहस्यमयी स्वरूपों का वर्णन करते हुए विभिन्न आयामों में प्रदर्शित की गई है। प्रकृति के सौंदर्य रूप का, प्रकृति के श्रृंगारिक रूप का, प्रकृति के कल्याणकारी रूप का, समस्त रूपों का चित्रण जो छायावाद में किया गया है, अन्यत्र ऐसा चित्रण देखना दुर्लभ है। तो बच्चों, छायावाद के प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध रचनाकार, छायावाद के मजबूत स्तंभ जयशंकर प्रसाद के इस रचना को पढ़ने से पहले हम उनके जीवन के विषय में भी थोड़ा सा जान लेंगे। बच्चों, ये जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इसे अच्छे से समझ लीजिए, इसे याद ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अक्सर परीक्षा में यह पूछा जाता है। चलिए हम इनके जीवन परिचय को देखेंगे। जीवन परिचय देखने से पहले मैं बता दूं बच्चों कि जयशंकर प्रसाद एक कवि थे। कवि होने के साथ साथ उपन्यासकार भी थे और नाटककार भी थे। ठीक है, ये छायावाद में प्रमुख रूप से जिस लिए प्रसिद्ध हैं, उनकी प्रसिद्ध रचना है कामायनी। ठीक है, कामायनी हिंदी साहित्य की एक अमूल्य धरोहर है बच्चों। ठीक है, कामायनी में मनुष्य जीवन की जितने आयाम, मनुष्य के सुख दुख, संस्कृति, मनुष्य के स्वभाव के जितने रूप, कल्याणकारी रूप कामायनी में प्रदर्शित किए गए हैं, अन्यत्र आप वो नहीं देखेंगे। इसलिए भी इनकी कामायनी जो रचना है वो हिंदी साहित्य की श्रेष्ठ रचनाओं में मानी जाती है। कामायनी को रामचरितमानस के बाद दूसरा प्रमुख महाकाव्य हिंदी साहित्य में माना जाता है। तो चलिए बच्चों, इनके जीवन परिचय को हम संक्षिप्त रूप से देखेंगे। जयशंकर प्रसाद का जन्म बच्चों 30 जनवरी 1889 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। मृत्यु इनकी 15 नवंबर 1937 में हुई थी, वाराणसी में ही। और व्यवसाय की दृष्टि से बच्चों ये कवि, नाटककार, कहानीकार और उपन्यासकार माने जाते हैं। ठीक है, इनका जन्म देखिए। जयशंकर प्रसाद का जन्म माघ शुक्ल 10 नवंबर 1946 अर्थात तदनुसार 30 जनवरी 1989 दिन गुरुवार को काशी के सरायोग गोवर्धन में हुआ। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद जी कलाकारों का आदर करने के लिए विख्यात थे। इनका काशी में बड़ा सम्मान था। किशोरावस्था के पूर्व ही माता और बड़े भाई का देहावसान होने के कारण 17 वर्ष की उम्र में ही प्रसाद जी पर आपदाओं का पहाड़ टूट पड़ा। बच्चों, इनकी बहुत सारी रचनाओं में हम देखेंगे कि किस प्रकार करुणा से भरे हुए इनकी शब्द हैं और किस प्रकार
इन्होंने आंसू में अपनी वो अभिव्यक्ति की है जो इनके जीवन में इन्होंने अनुभव किया। कच्ची गृहस्थी, घर में सहारे के रूप में केवल विधवा भाभी, कुटुंबियों, परिवार से संबंध, अन्य लोगों का संपत्ति हड़पने का षड्यंत्र, इन सब का सामना उन्होंने धीरता और गंभीरता के साथ किया। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा काशी में क्वींस कॉलेज में हुई, किंतु बाद में घर पर इनकी शिक्षा का व्यापक प्रबंध किया गया, जहां इन्होंने संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं का गहन अध्ययन किया। घर के वातावरण के कारण साहित्य और कला के प्रति उनमें आरंभ से ही रुचि थी, जो कि इनके पिता भी कलाकार का सम्मान करते थे, तो इसलिए बचपन से ही इनमें ये रुचि जागृत हो गई थी। 9 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने कलाधर के नाम से ब्रज भाषा में एक समैया लिखकर रसमय सिद्ध को दिखाया। रसमय सिद्ध इनके गुरु हैं बच्चों। उन्होंने वेद, इतिहास, पुराण तथा साहित्य शास्त्र का अत्यंत गंभीर अध्ययन किया। वे नियमित व्यायाम करने वाले, सात्विक खान पान एवं गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। नगर प्राचीरणी सभा के उपाध्यक्ष भी थे। क्षय रोग से नवंबर 14, 1937 को प्रातःकाल 47 वर्ष की उम्र में इन्होंने देहावसान इनका हो गया। इन्होंने चीर निद्रा प्राप्त कर ली। बच्चों, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय बहुत महत्वपूर्ण और साथ ही इनकी साहित्यिक गतिविधियां, इनकी साहित्यिक रचनाएं भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनकी साहित्यिक रचनाएं आगे प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से भी और आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इनकी रचनाएं आप जरूर याद रखिएगा। ठीक, इनके काव्य देखेंगे। काव्य के अंतर्गत प्रसाद की काव्य रचनाओं में 2 भागों में हमने इसे विभाजित किया है। पहला, काव्यपथ अनुसंधान की रचनाएं और रस सिद्ध रचनाएं, जैसे आंसू, लहर और कामायनी। दूसरे वर्ग की रचनाएं हैं काव्य रचना, ब्रज भाषा में आरंभ की और धीरे धीरे खड़ी बोली को अपनाते हुए इस भांति अग्रसर हुए कि खड़ी बोली के मूर्धन्य कवियों में उनकी गणना की जाने लगी। वे युग प्रवर्तक कवि के रूप में भी प्रतिष्ठित हुए। इनकी प्रमुख रचनाएं देख लेंगे हम काव्य में। कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर, कामायनी और प्रेम पथिक। कहानी के अंतर्गत देखेंगे बच्चों, इनकी प्रसिद्ध कहानियां, बहुत प्रसिद्ध कहानियां इनकी हैं। ठीक है, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशद्वीप, आंधी, इंद्रजाल। इनके प्रसिद्ध उपन्यास 3 हैं बच्चों। उपन्यास बहुत कम लिखे इन्होंने, लेकिन जो उपन्यास लिखे वो हिंदी साहित्य में बहुत ही श्रेष्ठ स्थान रखते हैं। देखिए कौन से, तितली, इरावती और कंकाल। ठीक, नाटक में देखेंगे बच्चों, प्रसाद जी मुख्य रूप से नाटककार और कवि ही माने जाते हैं। ठीक है, तो इनके नाटक बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखेंगे, प्रसाद ने 8 ऐतिहासिक, 3 पौराणिक और 2 भावात्मक कुल के 13 नाटकों की सर्जना की। कामना और एक घूंट को छोड़कर ये नाटक मूलतः इतिहास पर आधारित हैं। इनमें महाभारत से लेकर हर्ष के समय तक के इतिहास से सामग्री ली गई है। प्रसाद जी के नाटकों का जो कथासार था, नाटकों की जो कथा थी, वो मुख्य रूप से पौराणिक मानी जाती हैं। इनमें महाभारत से लेकर हर्ष के समय तक के इतिहास की सामग्री ली गई है। वे हिंदी के सर्वश्रेष्ठ नाटककार हैं। उनके नाटकों में सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना इतिहास की भित्ति पर संस्थित है। मैंने बताया बच्चों जैसे कि छायावाद स्वाधीनता संग्राम का युग था, वो समय सीमा स्वाधीनता चेतना से युक्त थी। इस कारण इनकी रचनाओं में भी आपको स्वतंत्रता से युक्त राष्ट्रीय चेतना के स्वरूप भी दिखाई देंगे। इनके प्रमुख नाटक हैं, देख लीजिए, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मजय का नागयज्ञ, राजश्री, कामना और एक घूंट। इनकी भाषा पर भी हम संक्षिप्त रूप से दृष्टि डालेंगे बच्चों। इन्होंने 3 भाषाओं का प्रयोग किया अपनी रचनाओं को लिखने में। पहला हिंदी, दूसरा ब्रज भाषा, तीसरा खड़ी बोली। ठीक है, प्रारंभ इन्होंने ब्रज भाषा से किया अपनी रचनाओं का, लेकिन धीरे धीरे आगे इन्होंने खड़ी बोली का इस्तेमाल करना प्रारंभ किया। शैली देखेंगे बच्चों, वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया, भावात्मक शैली का प्रयोग किया, अलंकारिक शैली का प्रयोग किया, सूक्ति परक शैली है इनकी, और प्रतीकात्मक शैली का इन्होंने प्रयोग अपनी रचनाओं में किया। अब हम देखेंगे बच्चों आगे पाठ परिचय।
आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, यह पाठ जैसा कि मैंने बताया कि स्वतंत्रता संघर्ष का वो युग जब स्वाधीनता चेतना को जागृत करना था, जब संघर्ष के उस युग में लेखक अपनी कलम के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से उस समय के लोगों को जागृत करने का प्रयास कर रहे थे। लोगों के घर नव जागरण की एक लौ घर घर तक पहुंचाने में सफल, अपनी लेखनी के माध्यम से सफल करने का उसे प्रयास कर रहे थे। तो आज का जो हम शीर्षक पढ़ रहे हैं बच्चों, वो कहीं ना कहीं इस स्वाधीनता संग्राम की, संघर्ष की चेतना से युक्त है, जो कविता के अर्थ में वैसे तो सामान्य रूप से जब हम इसको देखेंगे तो ये प्रकृति के मनोहर रूप का चित्र अंकित करती है, लेकिन अर्थ के धरातल पर यह कविता कई सतहों पर से गुजरती है। ठीक है, तो इसका मुख्य रूप से दो अर्थ इसके स्पष्ट होते हैं। पहला, एक तो प्रकृति के सौंदर्य रूप का वर्णन, और दूसरा स्वाधीनता संग्राम की चेतना को घर घर पहुंचाने का प्रयास। ठीक है, पाठ परिचय हम देखेंगे बच्चों कि पाठ में वास्तव में किसका वर्णन किया गया है। देखेंगे प्रकृति प्रेम की मुखर अभिव्यक्ति इसमें की गई है। प्रकृति प्रेम को मैंने बताया, छायावाद में जितना प्रकृति प्रेम के विभिन्न आयामों का वर्णन किया गया है, अन्यत्र आपको ये देखने को दुर्लभ है, लेकिन प्रकृति प्रेम का मुखर और रहस्यवादी स्वरूप इसमें दिखाई दिया है। दूसरा, प्रातःकालीन सौंदर्य के माध्यम से जागरण का आह्वान किया गया है। मैंने बताया आपको पहले भी कि स्वतंत्रता संग्राम से युक्त संघर्ष को जागरण के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से दर्शाया गया है। प्रातःकाल का अनुपम वर्णन किया गया है, प्रातःकाल का अद्भुत वर्णन इन छोटी सी पंक्तियों में, छोटी सी कविता में दर्शनीय है बच्चों। आगे जब हम पढ़ेंगे तो आप वास्तव में उसके साथ साथ चलेंगे, आपके भाव, आपके चित्र, आपके मस्तिष्क में वो भाव उभरने लगेंगे। रूपक और मानवीकरण का विराट स्वरूप दर्शनीय है। कविता में संपूर्ण कविता 3 बंधों से युक्त है और इन तीनों बंधों में मानवीकरण और रूपक का विराट स्वरूप दर्शनीय है, अर्थात पूरी कविता रूपक और मानवीकरण के साथ साथ चलती है। मानवीकरण और रूपक अलंकार है बच्चों। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि रूपक अलंकार क्या है और मानवीकरण अलंकार क्या है। आगे पढ़ाते हुए भी मैं आपको समझाऊंगी। लहर काव्य संग्रह से संकलित इन पंक्तियों में वियोग श्रृंगार का मर्यादित मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको, कविता कई धरातल पर पहुंचती है अर्थ के संदर्भ में, लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि कविता वियोग श्रृंगार का एक मार्मिक और मर्यादित चित्रण भी प्रस्तुत करती है। बच्चों, बीती विभावरी जागरी एक गीत धर्मी कविता है जिसे हम गा भी सकते हैं। हम इस कविता को गाकर सस्वर वाचन करते हुए इसके विभिन्न आयामों को देखेंगे, इसका विश्लेषण, इसका भावार्थ आगे हम करेंगे। इस कविता के काठिन्य निवारण हम पहले कर लेंगे, कठिन शब्दों के हम अर्थ देख लेंगे, तत्पश्चात हम इसका सस्वर वाचन करेंगे। विभावरी रात, नागरी स्त्री, नगर में निवास करने वाली, मधु शहद सुगंध मीठा, मुकुल कली से पुष्प होने की स्थिति को मुकुल कहा जाता है, अनुराग या लालिमा राग, अलक अर्थात केश, मलयज चंदन या सुगंधित, आली सखी, अधर होंठ, नवल नया, अमंद तीव्र, खग कुल पक्षियों का समूह, किसलय नया पत्ता, विहाग रात्रि के अंतिम पहर में गाया जाने वाला गीत। बच्चों, काठिन्य निवारण हमने देख लिया। अब हम इस कविता का सस्वर वाचन करेंगे, देखेंगे हम इनकी पंक्तियों को। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में, डुबो रही तारा घट उषा नागरी, खग कुल कुल सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी, बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी, अधरों में राग अमंद लिए,
बालकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरे विहागरी, बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी। बच्चों, जैसा मैंने बताया गीत धर्मी कविता है, तो हम इसे गा भी सकते हैं, पढ़ कर के भी हम इसे समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसके भावार्थ को देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों का हम विश्लेषण आगे करते हैं। पहली पंक्ति में बच्चों दिखाया है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। रूपक का विराट प्रदर्शन यहाँ दिखाया गया, रूपक की विराट प्रस्तुति यहाँ प्रदर्शित की गई है। मैंने रूपक अलंकार के विषय में पहले भी आपको बताया है कि रूपक जब उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप कर दिया जाए, अर्थात दोनों ही तत्वों में कोई अंतर ना बचे, दोनों एक समान हो जाएं, एक ही हो जाएं, उसे रूपक अलंकार कहा जाता है। और दूसरा अलंकार इन्हीं पंक्तियों में देखने को आपको मिलेगा बच्चों, मानवीकरण। जब प्रकृति को मनुष्य रूप में आभासित किया जाए, प्रकृति को मनुष्य के रूप में देखा जाने लगे, वहां पर मानवीकरण अलंकार पाया जाता है। निर्जीव प्रकृति सजीव मनुष्य रूप में दिखाई देने लगे, वहां मानवीकरण अलंकार दिखाई देता है। ठीक है, तो बच्चों, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। उषा नागरी अर्थात उषा रूपी स्त्री, नागरी अर्थात नगर में निवास करने वाली, और विभावरी का अर्थ होता है रात, अर्थात हे सखी। री का अर्थ है आत्मीयता से लिया गया है। एक सखी दूसरी सखी को संबोधित करती हुई कह रही है कि तुम अब तक सोई हुई हो, उठ जाओ, जागने का समय हो गया है। तो बीती विभावरी, रात बीत चुकी है, और अंबर जो है पनघट, अंबर अलग है, पनघट अलग है, लेकिन दोनों को का तादाद में दिखाया गया है, एक कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पे अंबर पनघट कहा गया है। ठीक है, अंबर को ही पनघट कह दिया गया। तो अंबर पनघट में डुबो रही क्या, तारा घट उषा नागरी। उषा रूपी स्त्री तारा रूपी घड़े को अंबर रूपी पनघट में डुबा रही है, और सुबह हो चुकी है, हे सखी तुम अब तक सोई हो, उठ जाओ, जागने का समय हो गया है। यहाँ पर बच्चों कहने का तात्पर्य यह है कि सुबह हो चुकी है, पनघट जिसे कहा गया है, अंबर में तारे जो हैं क्या हो रहे हैं, डूब रहे हैं, लिप्त हो रहे हैं, तारे दर्शनीय अब नहीं है। प्रातः काल में अंधकार समाप्त हो गया है, और सूरज की रोशनी से वो जो दिए हैं, जो तारे हैं, वो पनघट में, अंबर रूपी पनघट में डूब रहे हैं, अर्थात दिखाई नहीं दे रहे हैं, छुप गए हैं। ठीक है, तो ये आभास किया गया है कि अंबर पनघट में उषा रूपी स्त्री तारे रूपी घड़े को डुबा रही है, और उसके डुबाने से आगे क्या हो रहा है, प्रातः काल में होने पर, प्रातः काल के समय प्रकृति में किन किन रूपों का चित्रण किया गया है, कैसे कैसे प्रकृति विभिन्न रूपों में दर्शनीय है, पक्षी कलरव करने लगते हैं, लोग अपने अपने कामों में जाने लगते हैं, तो यहाँ पे भी वो दर्शनीय है प्रकृति के सौंदर्य रूप। खग कुल कुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा। खग कुल कुल सा में बच्चों कई अलंकार आपको देखने को मिलेंगे। पहला सा अगर लगा है, मैंने पहचान बताई थी पिछली कक्षाओं में कि उपमा अलंकार की पहचान है, यदि कहीं पर सा सी से रा जैसे तरह समान सरसी शब्द आए, वहां उपमा अलंकार होता है। तो खग कुल कुल सा में भी बच्चों पहला तो उपमा अलंकार है, दूसरा मानवीकरण है, तीसरा श्लेष अलंकार है। मानवीकरण तो संपूर्ण कविता की पंक्ति में दिखाई देगा, और कुल कुल, कुल का तात्पर्य बच्चों श्लेष जैसे चिपके हुए अर्थ में, कुल चिपके हुए अर्थ में दिखाई दे रहा है। एक कुल का अर्थ होता है वंश, और दूसरे कुल का अर्थ होता है कलकलाहट, पक्षियों की चहचहाहट। तो चिपका हुआ अर्थ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पे श्लेष अलंकार भी है। कुल कुल में बच्चों पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जब एक ही शब्द दो बार प्रयुक्त हो तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी होता है। इसके बीच में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की पहचान है बच्चों, बीच में ये जो डैश आपको दिखाई दे रहा है, ये उसकी पहचान है। ठीक है, और इसी पंक्ति में बच्चों आपको अनुप्रास अलंकार भी देखने को मिलेगा। ठीक है, कुल 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 शब्द 3 बार प्रयुक्त हुआ है,
इसलिए यहाँ पर आप अनुप्रास अलंकार की छटा भी देख सकते हैं। जहाँ पर एक ही व्यंजन वर्ण कई बार प्रयुक्त हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, तो पक्षियों का समूह क्या हो रहा है, कुल कुल करके कलरव करने लगा है, प्रातःकाल हो चुकी है और चहचहाहट चहुं दिशाओं में फैल गई है। किसलय का अंचल डोल रहा, और किसलय अर्थात वृक्षों की ऊपरी शाखा जिसे कहा जाता है, ऊपरी कोपल जिन्हें कहा जाता है, रक्त रंजित वो कोपल होती हैं, लाल रंग की हल्की दिखाई देती हैं, तो वो क्या है, उषा रूपी स्त्री का आंचल है और सुगंधित हवा चलने के कारण उषा रूपी स्त्री का किसलय रूपी अंचल डोल रहा है। ठीक है, अर्थात प्रकृति को स्त्री बताया गया, प्रकृति के रूपी स्त्री का आंचल क्या है, किसलय के पत्ते। ठीक है, लो यहाँ लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। अरे सखी उठ जाओ, अब देखो तुम्हारी दूसरी सखी लतिका, लता भी क्या करके आई है, अपनी गागर भर के लाई है, अर्थात मधु, मधु अर्थात रस, और मुकुल का तात्पर्य होता है बच्चों जो पुष्प कली पुष्प में परिवर्तित होती है उसे मुकुल कहा गया है। तो जो पुष्प में परिवर्तित होती हुई कली है वह भी क्या लेकर आई, रस अर्थात पराग से भर गई है, अर्थात वह भी खिल गई है और तुम अब तक सोई हुई हो, उठ जाओ, सोने का समय नहीं है। ठीक है, यहाँ तक बच्चों हमने देखा प्रकृति के कितने सुंदर रूपों का वर्णन यहाँ पर इन पंक्तियों में किया गया। अगली पंक्तियों में एक सखी अपनी पूर्ण आत्मीयता के साथ, पूर्ण झुंझलाहट के साथ, एक शिकायत का भाव लेकर, एक अपनेपन का भाव लेकर अपनी सखी को जगाने का प्रयास कर रही है। देखिए इन 4 पंक्तियों में बच्चों प्रकृति को ही स्त्री माना गया है और कहा गया है अधरों में राग अमंद लिए। संपूर्ण रात्रि में प्रकृति रूपी जो स्त्री है वो अपने अधर में अमंद, जिसको कभी मंद नहीं किया जा सकता, अपने अधरों पर वो अमंद राग लिए है, अधरों में राग अमंद लिए, अलकों में मलयज बंद किए। ठीक है, अब प्रकृति जब जागेगी, प्रातःकाल जब होगा, हे सखी जब तुम उठोगी तभी तो सुबह दर्शनीय होगी, तभी तो सुबह लोगों को महसूस होगी, तभी सुबह दिखाई देगी। अगर तुम इस तरह सोई रही तो सुबह होगी नहीं, क्योंकि दूसरी सखी जो है वो प्रकृति ही है, प्रकृति का ही रूपक है उसमें। तो यहाँ पे कहा गया है अलकों में मलयज बंद किए, तुमने अपने बालों में भी पुष्पों को, जो बालों में पुष्प लगाए जाते हैं और पुष्प जो सुगंधित पुष्प होते हैं उनकी मलयज यानी सुगंधित हवा जो होती है, जब तक तुम उठोगी नहीं तब तक जो है तुम्हारे बाल केश खुलेंगे नहीं, और खुलेंगे नहीं तो पुष्प नहीं खिलेंगे, पुष्प नहीं खिलेंगे तो उनसे सुगंध नहीं आएगी। तो हे प्रकृति रूपी स्त्री, हे सखी उठ जाओ, ताकि प्रकृति के सौंदर्य का आभास संपूर्ण सृष्टि कर सके। तू अब तक सोई है आली, हे सखी तुम अब तक सोई हुई हो, जागने का समय है, उठ जाओ। आंखों में भरे विहागरी, ऐसा तुम्हें देखकर प्रतीत हो रहा है जैसे संपूर्ण रात्रि में तुम सोई नहीं हो, संपूर्ण रात्रि में तुमने कोई विहाग रूपी गीत गाया है और उस गीत के कारण तुम्हारी आंखों में जो खुमारी है वो अब भी दिखाई दे रही है। तो फिर तो इस खुमारी को त्याग करके उठने का प्रयास करो। हे सखी बीती विभावरी जागरी, अब आप उठ जाओ या अब तुम उठ जाओ। बच्चों अर्थ आपने समझ लिया होगा कविता का। अब हम इससे संबंधित प्रश्न अभ्यास करेंगे जो आपकी परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण दृष्टि से देखा जाता है, आपकी परीक्षा में अक्सर ये पूछा जाता है, आप इसे बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। इससे संबंधित प्रश्न अभ्यास हम देखेंगे। खग कुलकुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा, लो यहाँ लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। दिए गए पद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ आपको लिखना है, किस लेखक ने लिखा है, लेखक की इस रचना का क्या नाम है, शीर्षक का क्या नाम है, संदर्भ आपको लिखना है। कविता का केंद्रीय भाव क्या है, कविता में किस तत्व की व्याख्या की गई है, किसका वर्णन किया गया है, वो केंद्रीय भाव आपको लिखना है। संपूर्ण पद में युक्त अलंकार का विधान आपको बताना है। मैंने पढ़ाते समय कई अलंकार विधान आपको बताएं, आपको भी उनका वर्णन करना है। किसलय कुल कुल मुकुल का अर्थ भी आपको लिखना है। उषा रूपी स्त्री के आंचल की प्रतीति किस रूप में की गई है, उषा रूपी स्त्री के आंचल को क्या माना गया है, प्रकृति के किस रूप को उषा रूपी स्त्री का आंचल माना गया है, इसका आपको उत्तर लिखना है। बच्चों प्रश्न अभ्यास हमने कर लिए हैं। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपको स्वमूल्यांकन
लेखन के तहत करने हैं। इन प्रश्नों को आप स्वयं करेंगे, देखेंगे। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय आपको याद करना है। दूसरा, रूपक अलंकार की परिभाषा और उदाहरण आपको याद करना है, स्वयं करना है। प्रभात का वर्णन आपको अपने शब्दों में लिखना है। प्रभात को आप किस दृष्टि से देखते हैं उसका वर्णन आप अपने शब्दों में करेंगे और इन पंक्तियों का भावार्थ आपको लिखना है बच्चों, ठीक है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। इसी के साथ ही बच्चों हम आज का अध्याय यहीं समाप्त करते हैं और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपने इस अध्याय से संबंधित समस्त तत्वों को समझ लिया होगा, समस्त तथ्यों को समझने का प्रयास किया होगा और अपने इस प्रयास को निरंतर करते रहिएगा। परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण यह विषय है, बहुत महत्वपूर्ण यह शीर्षक था जो आपने आज पढ़ा। और अध्ययन की आज की श्रृंखला को हम यहीं समाप्त करते हैं बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद।